हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए हैं, तो हमने क्या करना है, अपने एग्ज़ाम की फुल तैयारी करनी है। विदाउट एनी टाइम वेस्टेज आपने एक क्विक रिवीजन देनी है। 5 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से रिवाइज करना है। तो इसीलिए आपके पास मैं लेकर आई हूँ नोट्स, जिसके द्वारा आप अपने चैप्टर्स की क्विक रिवीजन कर सकते हो। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर में हम हर एक क्वेश्चन जो हमारी एनसीईआरटी बुक का है या अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं विच आर मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो पेपर में आपने डेफिनेटली करके ही जाने हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? रासायनिक केमिकल्स होते हैं बेटा। तो रासायनिक परिवर्तन जैसे आए, लेट सपोज सी के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई तो क्या बनेगा? CO2। तो यह क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो हमारे पास एक होगा अभिकारक और उससे क्या बनेगा? उत्पाद। अभिकारक क्या होते हैं? वो पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और उत्पाद क्या होते हैं? अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट किया है हमने? एक रासायनिक अभिक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? एक होती है बेटा अभिक्रिया, एक होता है समीकरण। अभिक्रिया तो जैसे मैंने आपको कह दी कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। जब हम उसके प्रतीक लेकर चलते हैं, प्रतीक मतलब जैसे कार्बन को लिखने के लिए C लिखा जाता है, तो अगर हम किसी भी तत्व या परमाणु को लिखने के लिए उनके शॉर्ट फॉर्म को यूज करते हैं, जैसे कार्बन के लिए C, ऑक्सीजन के लिए O, तो उससे जो अभिक्रिया लिखी जाएगी उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो हमारे पास अब क्वेश्चन पूछा गया है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान हो उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिखा गया है H2O2, जो भी गैस होती है उसके प्रतीक के पैर में 2 लिखना ही होता है, और इससे बना H2O। तो यहां पर H के कितने परमाणु है? 2। O के कितने परमाणु है? 2। उत्पाद में H के कितने परमाणु है? 2, लेकिन O का कितना है? सिर्फ 1। इसको हम संतुलित नहीं कह सकते। संतुलित के लिए उन्होंने क्या कंडीशन दी है कि जितने परमाणु इस तरफ हैं उतने ही परमाणु दूसरी तरफ होने चाहिए। कहने का भाव है कि मान लेते हैं मैंने इसके आगे 2 लगा दिया, तो यहां पर ऑक्सीजन 2 हो गई और हाइड्रोजन 4। ऑक्सीजन यहां पर 2 है लेकिन हाइड्रोजन 2 थे, तो हमने उसको क्या बना दिया? 4। अब आप देख रहे हो कि आपके पास तीर के लेफ्ट साइड में, जिसको हम कहते हैं अभिकारक, अभिकारक में जितने परमाणु हैं उतने ही उत्पाद में भी हैं। तो यह क्या है? एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया या संतुलित रासायनिक समीकरण। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान हो क्या कहलाती है? संतुलित रासायनिक समीकरण।
नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो हमारे पास एक नियम है द्रव्यमान संरक्षण नियम। बहुत सिंपल सा है, द्रव्यमान संरक्षण नियम मतलब क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान बनता है और ना ही उसका विनाश होता है। दोनों तरफ द्रव्यमान समान होना चाहिए। द्रव्यमान तभी समान होगा अगर वस्तुएं समान हुई। वस्तुएं मीन्स जो हमने परमाणु लिखे हैं। अगर दोनों तरफ परमाणु समान हुए तभी उनका द्रव्यमान समान होगा। तो इसीलिए परमाणु की संख्या को समान करना आवश्यक होता है। तो यही कारण है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, नहीं तो ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है यह लागू नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये नॉर्मली पेपर में 1 मार्क्स में पुट किया जाता है कि कोई भी आपके पास रासायनिक समीकरण दे दी जाती है और कहा जाता है कि इसको संतुलित करना है। हमारे पास उन्होंने क्या दिया है, HNO3 CaOH ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं ट्वाइस, 2 टाइम। तीर के बाद क्या बना CaNO3, NO3 किस में है ट्वाइस में, प्लस H2O। अब इसको कैसे संतुलित करना है वो हम सीखेंगे। तो हमारे पास क्या लिखा है, HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है बेटा ये। इसकी अभिक्रिया की गई है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। कैल्शियम नाइट्रेट इससे बना है, प्लस वाटर H2O। तो बैलेंस करते समय, बैलेंस मतलब संतुलित करते समय आपने ध्यान में रखना है कि H तथा O को सबसे एंड में बैलेंस करना है। H तथा O को सबसे एंड में बैलेंस करना है, ये रूल होता है। और बाकी जो हमारे पास है उसमें आपको जिसकी संख्या ज्यादा लगे उसको पहले बैलेंस कर दो। जैसे कैल्शियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये तो चलो बैलेंस ही है, इसको तो ना ही छेड़े। नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ पर 1 टाइम है और यहाँ पर ये कितने टाइम है नाइट्रोजन, और ये रहा 2, तो कितने टाइम है 2। H और O को आपने एंड में बैलेंस करना है, उसके पहले किसको बैलेंस करना है, जिसकी संख्या ज्यादा हो। तो ज्यादा में हमारे पास क्या है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को पहले बैलेंस करते हैं उत्पाद में, ये जो है उत्पाद प्रोडक्ट, इसमें नाइट्रोजन कितने टाइम है 2 टाइम। तो यहाँ पर भी यहाँ 2 लिख के इसको क्या बना देंगे 2 टाइम। ये दिमाग में रखो कि कभी भी पैर में 2 वगैरह नहीं लिखना, आप शुरू में लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2। कैल्शियम उसके बाद बैलेंस था, नाइट्रोजन आपका बैलेंस हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन हमारे पास इसकी और इसकी गुना करके देखो कितना बन गया 6। तो 6 ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर है, 2 ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर 6 और फिर यहाँ पर कितनी आनी चाहिए 2, तभी टोटल इस तरफ भी 8 ऑक्सीजन और दूसरी तरफ भी 8 ऑक्सीजन होंगी। तो यहाँ पर 2 आना चाहिए, इसलिए हमने कहाँ पर 2 लगा दिया, यहाँ। दोनों तरफ ऑक्सीजन 8-8 हो गई, ऑक्सीजन बैलेंस। अब आते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 2 और 2 कितना हो गया 4। तो हाइड्रोजन हमारे पास इस तरफ कितनी है 4 और इस तरफ 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। तो ये आपकी समीकरण क्या हो गई बैलेंस। इसी तरह से आपके पास कोई भी समीकरण दे दें उसको आपने बैलेंस करना होता है। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल ताकि आपको समझ आ जाए। मेरे पास दिया हुआ है NaOH। समीकरण से बेटा डरो नहीं, समीकरण को जितना अच्छी तरह से आप समझोगे उतना ही आपको समीकरण को बैलेंस करना इजी हो जाएगा। और यहाँ पर तो सबसे इजी केस क्या है, समीकरण तो दी हुई है, हमने तो सिर्फ उसको संतुलित या कह लो बैलेंस करना है। तो O और H को मैं बाद में देखूंगी। सोडियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो पहले सोडियम को बैलेंस कर दी, हो गया सोडियम 2 बैलेंस। उसके बाद सल्फर, सल्फर ऑलरेडी बैलेंस है।
जब बाकी सभी परमाणु बैलेंस हो जाएं तो हमने बैलेंस करना है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को। तो ऑक्सीजन को पहले करते हैं, यहाँ पर है 2 एंड 4, कितना हो गया टोटल 6 ऑक्सीजन। और दूसरी तरफ क्या है 4, और यहाँ पर क्या आना चाहिए 2, तभी क्या होगा 6, तो इसलिए मैंने 2 लगा दिया। ऑक्सीजन बैलेंस। अब देखते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 एंड 2 कितना हो गया 4, और इस तरफ ऑलरेडी आपका कितना है 4, तो ये इक्वेशन भी आपकी क्या हो गई बैलेंस। इस तरह से आपके पास कोई भी समीकरण दी जाएगी और आपने सिंपली उसको क्या करना है बैलेंस। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपने पढ़ा कि किस तरह से आप बैलेंस कर सकते हो। प्रश्न, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, क्या इनका अर्थ है, उदाहरण दो। तो क्षेपी का मतलब आपने दिमाग में रखना है जिसका क्षय हो जाए, नष्ट हो जाए, जो अभिक्रिया से बाहर निकल जाए। और शोषी का मतलब दिमाग में रखना है जिसका आपने उपयोग करना है, मतलब जो ऊष्मा अभिक्रिया में यूज की जाए। तो इसी के साथ उत्तर करते हैं। आंसर इज ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन हो, उत्सर्जन मतलब बाहर निकले, तो उन्हें कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। जैसे आपको पता है, आपने कोयला लिया, पेपर लिया या कोई भी चीज ली, वो बाहर से ऑक्सीजन के साथ जुड़कर जल गई। जलने पर क्या बना, इस केस में CO2। तो जब जलती है तो क्या होता है, गर्मी पैदा होती है, ऊष्मा पैदा होती है, हीट पैदा होती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। दूसरी है इससे उल्ट ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, उपयोग होता है, उन्हें कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। उदाहरण आपको दी गई है N2+O2, ये दोनों गैसें हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब इन दोनों ने जुड़ना होता है तो क्या बनेगा, इससे 2NO, और इस दौरान क्या होता है ऊष्मा का उपयोग। आप जानते हैं ये अभिक्रिया कब होती है, जब बिजली चमकती है। आपको पता है कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन दोनों आपस में अभिक्रिया नहीं करती। कब करती है, जब बिजली चमकती है। बिजली चमकती है तो वो ऊष्मा पैदा करती है, उस ऊष्मा का उपयोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस करते हैं और वो क्या बनाते हैं NO। तो ये क्या है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। नेक्स्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन अच्छी तरह से याद रखना है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। श्वसन मतलब सांस लेना। जब सांस लेते हैं तो अकेला गैसों का ही आदान प्रदान नहीं होता, मतलब गैस का अंदर जाना या बाहर जाना, उसमें जो गैस अंदर ली जाती है उसके द्वारा भोजन को तोड़ा जाता है और भोजन टूटने पर ऊर्जा पैदा करता है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। तो आंसर को हम रीड करते हैं। भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के दौरान खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे मान लो हमने कोई अनाज खाया, गेहूं खाया, रोटी जो उस खाते हैं, तो वही रोटी खाई, उसमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट टूटकर क्या बनाता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज शरीर में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज जो है वो श्वसन से आई हुई ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या पैदा करता है, ऊर्जा। इसी कारण श्वसन को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम लेवल का है, आपने अच्छी तरह से इसको याद करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। संयोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दो। संयोजन मतलब सिंपली याद रखो जुड़ना। 2 + 2 कितना होता है? हाँ 4। 4 2 से बड़ा है या छोटा? बड़ा। तो इसका मतलब क्या है, 2 2 जो जुड़े हैं वो छोटे थे। इन 2 छोटे छोटे जुड़ने के बाद क्या बन गया? 4 जो कि बड़ा बना। तो संयोजन अभिक्रिया भी वैसे ही है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, अभिकारक क्लियर है आपको, एकल उत्पाद, एकल मतलब एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर किसका निर्माण करेंगे? उत्पाद का। और कितने उत्पाद बनेंगे? सिर्फ एक, सिंगल। उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। उसकी उदाहरण हमें क्या दी गई है, ये आगे भी आपके पास अलग क्वेश्चन में आपको चाहिए, तो इसको अच्छी तरह से आपने लर्न करना है। पहला रिएक्शन ही आप चाहे अच्छी तरह से कर लो। Mg मतलब मैग्नीशियम, O मतलब ऑक्सीजन। मैग्नीशियम रिबन होता है, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये 2 छोटे छोटे अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। साथ में ये दूसरी अभिक्रिया है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, क्या बना हमारे पास? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका दूसरा नाम याद रखो, बुझा हुआ चूना। कई बार आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बुझे हुए चूने का सूत्र दो, तो हमारे पास क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास वियोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दो। वियोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का उल्ट। मीन हमने क्या किया था? 2 + 2 क्या बना था? 4। अब क्या होगा? 4 से 2 + 2 बनाएंगे, तो क्या लिखा गया है? वियोजन अभिक्रिया संयोजन से विपरीत होती है। इसमें एकल पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ प्रदान करता है। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण भी ले लेते हैं, जिसमें हमारे पास कहा गया है CaCO3। किसका सूत्र है ये? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका दूसरा नाम आप जानते हो संगमरमर होता है। जब इसको गर्म किया जाता है, ये गर्म करने का साइन मैंने डाला है, क्या बनेगा? CaO कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में गैस निकलती है CO2। तो एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद, इसमें 2 बने हैं, 2 या 2 से अधिक उत्पाद जब बनाता है तो उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। पेपर में आपसे ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि संयोजन तथा वियोजन में उदाहरण सहित अंतर बताएं। तो इन दोनों क्वेश्चनों को इकट्ठा आपने लिख देना है। आपके पास संयोजन तथा वियोजन का अंतर, उदाहरण वो भी बन जाएगा। तो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन पेपर में आती है, क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जाता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दो। यहाँ पर बहुत बार देखा गया है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने दिमाग में क्या रखना है कि अ मीन्स एब्सेंट। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन एब्सेंट होगी, मतलब इस अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, ये आपने दिमाग में रखना है। इसके आंसर को करते हैं उपचयन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो। वृद्धि कैसे आएगी? ऑक्सीजन आकर अभिकारक से जुड़ेगी।
उसे हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, या एक और आप इसका याद कर सकते हो परिभाषा में कि इसमें हाइड्रोजन का ह्रास होगा। ह्रास मतलब होता है नुकसान होना, तो मतलब हाइड्रोजन उस अभिक्रिया से बाहर निकलेगी। तो हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही उदाहरण दी है, सिंपल सी है, जो आपने पहले भी की थी जब हमने संयोजन किया था, और ये अभिक्रिया बार बार आपको यूज होगी, तो अच्छी तरह से याद कर लेनी है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अपचयन मैंने कहा था एब्सेंट, तो इसमें ऑक्सीजन को एब्सेंट करवाना है, मतलब ऑक्सीजन को बाहर निकालना है। वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो, ये शब्द पहले कर लो आप, ऑक्सीजन का ह्रास हो, या आप कह सकते हो हाइड्रोजन की वृद्धि हो, तो उसे हम कहते हैं अपचयन। तो यहां पर भी ऑक्सीजन वाली ही अभिक्रिया आपके पास दी गई है। जिंक ऑक्साइड Zn मतलब जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो जिंक से ऑक्सीजन हट गई, सिर्फ इसको देखना है, जिंक से ऑक्सीजन हट गई, तो यहां पर क्या बना? जिंक प्लस CO। तो इसमें हमारे पास जिंक ऑक्साइड से जिंक बनना क्या कहलाता है? अपचयन। और अगर C के लिए पूछ लिया जाए तो C से CO बनना क्या कहलाता है? उपचयन। ये दिमाग में रखना। और यहां पर CO बड़ा डालना है। नेक्स्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत टाइम ये पेपर में आया हुआ है, अच्छी तरह से विद एग्जाम्पल इसको आपने लर्न करना है। समीकरण इसका जरूर याद करें। हमारे पास दिया क्या है क्वेश्चन? विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? मतलब एक अकेला विस्थापन है, एक दो बार विस्थापन है। तो मीनिंग समझ आ गया। अब हम सिर्फ विस्थापन का मतलब समझते हैं। विस्थापन का मतलब है कि मैं कुर्सी के ऊपर बैठी हूं, कोई अन्य पर्सन आया, मुझे उठाकर वो आप वहां पर बैठ गया, इसको हम क्या कहते हैं? विस्थापन होना। मतलब एक वस्तु को हटाकर दूसरी वस्तु का वहां पर लग जाना। पहले इसकी अभिक्रिया समझ लो ताकि आपको परिभाषा याद करनी आसान हो जाए। जिंक था, दूसरी तरफ सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, ये आपको पता ही है, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, ब्लू कलर का। इसमें हमने जिंक डाला हुआ है। तो जिंक क्या होता है? इस सॉल्यूशन से कॉपर को हटा देगा और आप उसकी जगह पर लग जाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो। क्या बन गया? जिंक सल्फेट, कॉपर हट गया, कॉपर आ गया अलग। समझ गए? तो ये अभिक्रिया क्या है? विस्थापन। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है। जब कोई अकेला पाया जाता है तो उसको तत्व कह देते हैं। जब दो या दो से ज्यादा तत्व जुड़े होते हैं तो हम क्या कहते हैं? यौगिक। तो यहाँ क्या कहा गया है? एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटाकर आप उसकी जगह पर आ जाए, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन करना। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? विस्थापन। एक बार और रिवाइज कर लो। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे तो उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। समटाइम्स ये क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल कर भी डाला जाता है कि कॉपर सल्फेट में जब जिंक को डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट का कलर जो ब्लू है वो धीरे धीरे खत्म क्यों हो जाता है या फीका क्यों पड़ जाता है? तब भी आपने यही विस्थापन अभिक्रिया ही देनी है कि इसमें ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट के कारण, लेकिन अभिक्रिया के बाद कॉपर सल्फेट नहीं है, सिर्फ कॉपर बन गया।
या आप कह लो कॉपर सल्फेट नहीं है, क्या बन गया, जिंक सल्फेट। कॉपर सल्फेट के कारण ब्लू कलर था, अब क्या है, जिंक सल्फेट। तो इस कारण ब्लू कलर खत्म हो गया। ये थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग अगर आप करते हो तो यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव होता है जिसके कारण ब्लू कलर होता है, और बाद में सिर्फ क्या है, वो कॉपर जिसके कारण ब्लू कलर खत्म हो गया। कॉपर 2 पॉजिटिव के कारण ब्लू कलर होता है, कॉपर के कारण नहीं होता, इसलिए ब्लू कलर खत्म हो गया। ये हो गया विस्थापन। अब नेक्स्ट है द्विविस्थापन, मीन्स विस्थापन अभिक्रिया अब क्या होगी, 2 बार। तो इसमें क्या है, 2 अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह, जिसको हम कहते हैं आयन, का आपस में आदान प्रदान होगा। 2 अलग अलग परमाणु या परमाणुओं का समूह जो अलग अलग यौगिकों से बिलोंग करते हों, उनमें आपस में क्या होगा, आदान प्रदान। यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल दी गई है उसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। हमें क्या दिया गया है कि आपके पास है सिल्वर, Ag मतलब होता है बेटा सिल्वर नाइट्रेट NO3, ये दिमाग में रहेगा, सिल्वर नाइट्रेट। उसकी हमने अभिक्रिया करनी है NaCl से। 2 यौगिक है, दोनों क्या है, आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक का मतलब होता है पहली प्लस की दूसरी माइनस की, पहली प्लस की दूसरी माइनस की। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि AgNO 3 चीजें हैं, हमने हमेशा 2 में ही बांटना है। तो पहली प्लस की दूसरी माइनस की, पहली प्लस की दूसरी माइनस की। अब हमने क्या करना है कि प्लस को प्लस से बदल देना है और माइनस को माइनस से। तो ये प्लस वाली इस तरफ चली गई NaNO3, और ये प्लस वाली इस तरफ आ गई AgCl। प्लस वाली प्लस के साथ बदल गई, या आप कह लो कि माइनस वाली माइनस के साथ बदल गई। तो ये जो अभिक्रिया बन गई इसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। तो क्या हुआ है इसमें, आयनों का आदान प्रदान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिएक्शन को, अभिक्रिया को आपने अच्छी तरह से याद रखना है। वैसे तो ये भी आसान है, अगर आपको ये टफ लग रही है तो एक और लिख रहे हैं हम, BaCl2 अभिक्रिया कर रही है Na2SO4 से। नाम थोड़े से याद कर लो, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट। तो हमने क्या करना था, पहली प्लस की दूसरी माइनस की, पहली प्लस की दूसरी माइनस की। तो प्लस वाली इस तरफ आ गई, ये प्लस वाली उस तरफ चली गई, तो हमारे पास क्या बन गया, Na2 था, Cl2 था। तो वो 2 हमने कॉमन निकाल लिया, ऐसे कह लो, और आगे ले आए। ठीक जी, प्लस BaSO4। बहुत सिंपल है, सिर्फ ये आपने शुरू वाले याद करने हैं, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट। तो ये हमारा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट हमारे पास इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, उसमें क्या हमारे पास मेंशन कर रहे हैं, लोहे का। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन के रंग क्यों बदल जाता है। तो पहले हमने डाला था कॉपर सल्फेट में जिंक, रंग बदला था ना, क्या हुआ था, ब्लू कलर से कलर खत्म हो गया था, वो फीका पड़ गया था। अब हमारे पास है
कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डाला जाएगा। तो अगेन रंग तो बदलेगा, क्यों? क्योंकि अभिक्रिया कौन सी होती है? विस्थापन। ये आपने पहले नंबर पर ही माइंड में रखनी है कि इसमें अभिक्रिया कौन सी होगी? विस्थापन अभिक्रिया। तो लोहे की कील और कॉपर सल्फेट के बीच में अभिक्रिया हुई। विलयन का नीला रंग धीरे धीरे फीका पड़ गया और वो ये याद रखना जरूर, वो कौन से रंग में बदल गया? हरा। अब हरा क्यों आया? क्योंकि इसमें क्या डाला था? आयरन। आयरन के कारण उसका रंग क्या हो जाएगा? हरा। तो हमारे पास क्या है? Fe। रिएक्शन किससे हुआ? CuSO4 कॉपर सल्फेट, जिसके कॉपर 2 पॉजिटिव के कारण कलर कौन सा आता है? ब्लू। इससे क्या बना? FeSO4 फेरस सल्फेट, जिसके Fe के कारण Fe2 पॉजिटिव के कारण कलर कौन सा आता है? हरा। या सीधा याद कर लो, FeSO4 के कारण रंग कौन सा बदल जाएगा? हरा। और कॉपर आपका अलग हो जाएगा। तो दिमाग में क्या रखो कि हमारे पास इसमें क्या है? एक तत्व है और दूसरा क्या है? हमारे पास कॉपर सल्फेट मतलब यौगिक। जब एक तत्व हो और दूसरा यौगिक हो तो उसमें डेफिनेटली विस्थापन अभिक्रिया होगी, उसी कारण रंग में बदलाव आएगा। ये था आपके इस फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। होपफुली आपको ये अच्छी तरह से समझ आया है। जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आप उनका स्क्रीनशॉट लेकर उन क्वेश्चनों को नोट करें, उनको अच्छी तरह से याद करें, समझें। कोई भी डाउट है, कोई भी ऑब्जेक्टेबल चीज आपको लगी, इसमें ऑब्जेक्शनेबल चीज लगी, तो मेरे पास आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।